एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे दिसंबर 2020 के एमसीक्यूज जो कि रिगार्डिंग होंगे आपके करंट अफेयर्स के, कि भाई दिसंबर 2020 में जो भी करंट अफेयर हम लोग डिस्कस तो ऑलरेडी कर चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ कंपाइलेशंस। अब हम ये देखेंगे कि भाई उन करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म हो सकता है और किस तरीके की स्टेटमेंट आपने इग्नोर करनी है और कौन सी स्टेटमेंट्स आपने एक्सेप्ट करनी है। चलो तो क्लियर है अपने को। हम करेंगे दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स डे के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट मार्क्स द डे व्हेन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA adopted the Universal Declaration of Human Rights in 1958. ओके। सेकेंड है, इट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 10th of December। अब दिसंबर तो आपको पता है क्योंकि हम दिसंबर के ही करंट अफेयर कर रहे हैं, बट ये डेट हल्की सी कंफ्यूजिंग हो सकती है कि भाई 10th है या 11th है या 20th है, कोई भी है। तो आप ध्यान रखेंगे ये जो डे है ह्यूमन राइट्स डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा हर साल मनाया जाता है 10th of December को। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। एंड यस, इस दिन पर ही UNGA ने अडॉप्ट किया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि भाई अगर कोई भी पर्सन किसी भी कंट्री में रहता है तो उसके पास ये ह्यूमन राइट्स हैं। उसके पास राइट टू लाइफ है, इक्वालिटी के राइट्स उसको मिलेंगे, जस्टिस उसको दिया जाएगा, है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसको दिए जाएंगे। तो ये सारे राइट्स हर किसी इंडिविजुअल के पास होंगे। लेकिन ये जो ईयर लिखा है, दैट ईयर इज नॉट द करेक्ट ईयर, द ईयर इज 1948। ये आप ध्यान रखेंगे। हल्का सा बाकी सब सही था इसमें, बट ईयर का हल्का सा पंगा था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इस वजह से रॉन्ग बन जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट। और पूछे क्या है हमसे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट रॉन्ग है, 2 ओनली इज द राइट आंसर। आंसर इज बी, है ना। तो आंसर आपका बी है। बाकी और जो कुछ चीजें हैं कि भाई इसकी थीम क्या थी इस ईयर की, 2020 के ईयर की, रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। ये थीम भी इंपॉर्टेंट है। इस पर स्टेटमेंट मैं नहीं बना पाई, बट आपको ध्यान रखनी है कि इस डे के साथ में आपने ये थीम भी ध्यान रखनी है। मैंने हर क्वेश्चन के साथ में इसका कुछ जो एक्सप्लेनेशन टाइप्स है वो प्रोवाइड की हुई है। अगर कोई चीज आपको क्वेश्चन से समझ नहीं आती है तो यू कैन गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन एज वेल। क्लियर है। चलो तो इसका आंसर है आपका बी। नेक्स्ट, नेपाल एंड चाइना हैव अनाउंस्ड द रिवाइज्ड हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट एज। हम लोग हमेशा बुक्स में पढ़ते आए हैं कि भाई इसकी जो हाइट है दैट इज 8848 मीटर्स, बट अब इसकी हाइट में हल्का सा चेंज आया है, मॉडिफिकेशंस आई हैं। अगर हम देखें, फर्स्ट ऑप्शन कहता है 8848.86 मीटर्स, 8848.76 मीटर्स, 8848 मीटर्स और 8848.96 मीटर्स। ये तो हम लोगों को पता ही है कि भाई इतनी तो कम से कम है ही। लेकिन क्योंकि माउंट एवरेस्ट की हाइट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। पता है हमें टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ये जो पूरे आपके हिमालयाज के माउंटेन्स हैं ये इंक्रीज कर रहे हैं अपनी हाइट में। तो अभी रिसेंटली क्या है, नेपाल और चाइना के बीच में हमेशा से ही ये डिस्प्यूट रहता था कि भी इसकी हाइट है कितनी। अगर हम देखें तो नेपाल कहता था कि इसकी हाइट है 8847 मीटर और चाइना कहता था 8844 मीटर। 3 मीटर का हल्का सा डिफरेंस था दोनों की हाइट्स में। उनका मेजर करने का तरीका कुछ और था, नेपाल का मेजर करने का तरीका कुछ और था। लेकिन अब एक स्टैंडर्डाइज्ड हाइट दोनों के द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई है एंड दैट हाइट इज 8848.86 मीटर्स। ये आप ध्यान रखेंगे, 86 सेंटीमीटर का हल्का सा इंक्रीज है इन द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो इसका आंसर है आपका ए। नेक्स्ट, which UT Union Territory became the first UT to become 100% organic under the participatory guarantee system। देखो ये जो ऑर्गेनिक की हम बात कर रहे हैं कि कौन सा यूटी पहला ऐसा यूटी बना है। ऑर्गेनिक का मतलब सबको पता है कि भाई जहाँ पर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक मतलब किसी भी तरीके का केमिकल पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करते, केमिकल वीडिसाइड नहीं यूज़ करते।
सिंपल जैसा आप नेचुरली क्रॉप लगा रहे हैं उसी को आपने बस हल्का सा एनहांस करना है। तो ऑर्गेनिक अगर हम स्टेट की बात करें तो सिक्किम वॉज द फर्स्ट स्टेट जिसको हम लोगों ने 100% ऑर्गेनिक की कैटेगरी में रखा था। और यूटी कौन सा बना है पहले? ऑप्शन है आपके अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी एंड चंडीगढ़। आप ध्यान रखेंगे अंडर दिस पीजीएस पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम लक्षद्वीप हैज बिकम द फर्स्ट यूटी जिसके पास पूरा का पूरा एरिया 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से बिलोंग करता है। ये अपने को क्लियर है कि भाई लक्षद्वीप जो है पूरे इंटायर लक्षद्वीप जिसमें आपके टोटल 36 आइलैंड्स हैं, वहां पर पूरा का पूरा आइलैंड्स आर नाउ दी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का पार्ट। ये अपने को हल्का सा ध्यान में रखना है। और ये जो स्कीम है दैट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। सीधा क्वेश्चन ये भी आ जाए कि पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री, तो आपको हल्का सा आइडिया हो कि ये एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर वाली ही है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI। वैसे नाम से क्लियर है कि कौन सी कंट्री ने ज्यादा काम किया है टू प्रिवेंट द क्लाइमेट चेंज, टू प्रिवेंट द ग्लोबल वार्मिंग। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट इज पब्लिश्ड बाय जर्मन वॉच, द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क एनुअली। इसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कंफ्यूजिंग हो सकती हैं। अगर आपको शॉर्ट नहीं पता है कि भाई कौन इसको रिलीज करता है, कौन पब्लिश करता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो CCPI है ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। इसको हर साल निकाला जाता है बाय ऑल दीज 3 ऑर्गेनाइजेशंस इन कोलैबोरेशन। जर्मन वॉच है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क है, NCI, CAN एंड दी जर्मन वॉच। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। इंडिया गॉट 10th रैंक इन 2020 एंड इन 2019 इट स्टूड एट 9th रैंक। कि भाई अगर देखो रैंक अच्छे का मतलब है, अगर रैंक ज़्यादा है इसका मतलब है किसी भी कंट्री ने अपने देश में क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्टेप्स उठाए हैं। तो अगर हम इंडिया की रैंक की बात करें तो यस इट इज़ 10th और 2019 में इट वाज 9th रैंक। तो हल्का सा इंडिया का जो रैंक है वो कम हुआ है ना, कम हुआ मतलब डाउनग्रेड हुआ है। जितना ज़्यादा ऊपर होगा उतना ज़्यादा इस पैरामीटर के हिसाब से डिज़ायरेबल था। तो इंडिया का रैंक डाउनग्रेड हुआ है, बट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। पूछा भी क्या है हमसे, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट्स ना, तो बोथ 1 and 2 आर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स। आंसर है आपका C। और अगर नॉर्मली देखें कि भाई किस पैरामीटर के बेसिस पर किसी भी कंट्री को रैंक प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आपने पैरामीटर्स ध्यान रखने हैं। 4 कैटेगरीज हैं टोटल। पहला है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, कि आपके देश में कितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज, फॉर एग्जांपल CO2, CH4, CFCs, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, ये कितनी ज़्यादा रिलीज हो रही हैं। फिर आता है आपका रिन्यूएबल एनर्जी, आपके देश में जो एनर्जी की प्रोडक्शन है वो कितनी ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज से होती है, सोलर, विंड, बायोमास, है ना, न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये सारा कितना ज़्यादा परसेंटेज है उसके हिसाब से रैंक बनेगा। एनर्जी यूज़, कितना ज़्यादा आपके देश में एनर्जी का कंजम्पशन है, दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन योर कंट्री। तो एनर्जी यूज। एंड लास्ट इज क्लाइमेट पॉलिसी, क्या कोई नेशनल क्लाइमेट पॉलिसी है, क्या कोई स्टेट क्लाइमेट पॉलिसी है ना। तो उसके बेसिस पर आप बताएंगे कि भाई किस कंट्री ने इस पॉलिसी के हिसाब से अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया है। तो ये 4 कैटेगरीज आप ध्यान रखेंगे, इन पर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। और नो कंट्री अचीव्ड फर्स्ट 3 रैंक्स, मतलब कोई भी कंट्री पूरे वर्ल्ड में ऐसी नहीं है जिसने डिजायरेबल अमाउंट में स्टेप्स उठाए हों जिससे कि क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट किया जा सके, है ना। तो सीधा रैंक 4th आया बेसिकली, मतलब पहली 3 कंट्री ऐसी कोई भी नहीं है जिन्होंने अच्छे काम किए हों टू प्रिवेंट द क्लाइमेट चेंज इन अ वेरी लार्ज स्केल, है ना। तो इंडिया का रैंक आपका 10th है, हल्का सा पीछे आया है, पहले 9th हुआ करता था, अच्छा रैंक था पहले। और टोटल कितनी कंट्रीज हैं इसमें, 57 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन
57 प्लस यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में से सभी कंट्रीज के रैंक निकलते हैं। ये अपने को क्लियर है। तो इसका आंसर था आपका सी। क्वेश्चन किसी फॉर्म में आ जाए ये इंफॉर्मेशन भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन 2020। इट हैज़ बीन अवॉर्डेड टू डॉक्टर कैरोलिना अराउजो। देखो ये जो अवार्ड्स हैं, सारे अवार्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट ये रामानुजन अवार्ड हो गया, नोबल पीस प्राइज है, नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने लिए। इसीलिए रामानुजन प्राइज जो है यंग मैथमेटिशियंस के लिए किसको मिला है ये भी आप ध्यान रखेंगे। येस, इट हैज़ बीन अवॉर्डेड टू डॉक्टर कैरोलिना अराउजो। और क्योंकि ये यंग मैथमेटिशियन अवार्ड है तो ये सिर्फ उनको मिलेगा हु आर लेस देन 45 ईयर्स ऑफ एज। पहली चीज ये, एंड इट इज अवार्ड टू रिसर्चर फ्रॉम ए डेवलपिंग कंट्री। और सभी कंट्रीज के लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, खास करके डेवलप्ड वाले नहीं करते, सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में ही ऐसे यंग मैथमेटिशियंस जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है इन एनी फील्ड, चाहे वो एल्जेब्रा है, चाहे वो रियल एनालिसिस है, चाहे वो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, किसी भी फॉर्म में अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो फिर उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट, सेकेंड इज ऑल्सो राइट। पूछा भी क्या है हमसे, चूज दी करेक्ट कोड ना, तो आंसर इज बोथ 1 and 2 सी। और अगर हल्का सा और जाने इसके बारे में तो दिस अवार्ड हैज बीन अवॉर्डेड एनुअली सिंस 2005। 2005 से हर साल ये मिल रहा है और 45 ईयर्स ऑफ एज से लेस देन वालों को मिलता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड द प्राइज कैरीज $15,000 कैश अवार्ड्स। एंड अवार्ड की क्या कीमत है ये नहीं भी आती पेपर में, ज़रूरी नहीं है याद करनी है, बट किसको मिला है इस साल ये आप ध्यान रखेंगे, और कौन प्रोवाइड करता है ना, और क्या एनुअली है या बाय एनुअली है, और या फिर किस किस कैटेगरी के लोग इसको लेने के लिए एलिजिबल है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट।